नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार विधान परिषद का री स्किल टेस्ट होने वाला है। कभी अपडेट आ गया था, आप लोग वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और 22-23 तारीख से जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए। वहाँ पे 140 की स्पीड से डिक्टेशन लिया जाएगा, क्योंकि पहले 150 का मांगा गया था, लेकिन कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए अब दोबारा से 140 का लिया जा रहा है। तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद 5 मिनट रीडिंग करिएगा, फिर ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास नितांत असंभव लगता है। इसके बिना न तो देश में संपन्नता आ सकती है और न ही देशवासियों के रहन सहन का स्तर बढ़ सकता है। किसी भी देश के संपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो या दूरसंचार का क्षेत्र हो, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही प्रगति हो सकती है। आज इसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व सफलता की चरम सीमा तक जा पहुंचा है। मेरे विचार से मानव समाज के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। परिणाम स्वरूप हम खाद्यान्न उत्पादन, परिवहन, संचार, ऊर्जा, दूरसंचार, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, महासागर शोध आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर विकासशील देशों की प्रगति श्रेणी में अग्रणी हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें आज़ादी मिली तब हमारे यहाँ अनाज की बहुत कमी थी और अनाज विदेशों से आयात किया जाता था। चावल बर्मा से मंगाया जाता था, तो PL 480 गेहूँ अमेरिका से मंगाया जाता था। अन्य देशों से भी अनाज मंगाया जाता रहा था, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से हरित क्रांति का उद्भव हुआ और जबकि 1947 की अपेक्षा आज हमारे देश की जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी आबादी से अधिक हो गया है और हम इस क्षेत्र में स्वावलंबी हो गए हैं। आज हमारे देश से खाद्यान्न का निर्यात विभिन्न देशों को हो रहा है। हमारे देश में जिन चीज़ों की कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। ऐसा संभव हो पा रहा है। उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास से हम 10 गुना तक अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। यह स्थिति सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु फल, सब्जी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी आ गई है। अब हमारे देश में हर मौसम में सब्जी एवं फल उपलब्ध होते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य पूरे देश की सेब की मांग को पूरा करने में सक्षम है। दिल्ली शहर में सेब कई बार टमाटर से भी सस्ते दामों में बिकने लगते हैं। इसी तरह अंगूर, जो कभी सिर्फ कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता था, उसका उत्पादन इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन फलों की नई किस्मों का विकास इतना हो गया है कि जो हर तरह की जलवायु में पनपने के अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिकी विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है। सन 1947 तक तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली हर चीज़, यानी सुई से लेकर पेन, पेंसिल, स्याही, यहाँ तक कि दूध आदि सभी चीज़ें आयात करनी पड़ती थीं। अब हमारे उपयोग में लाई जाने वाली हर चीज़ हमारे देश में ही बनने लगी है। चाहे घड़ी हो या ट्रांजिस्टर, पहले अवश्य ही लोग बाहर से लाया करते थे, पर आज हम सब विदेशी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे सभी उत्पाद गुणवत्ता में उच्च कोटि के होते हैं और ये सब प्रगति विज्ञान और
प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है, जिस कारण हमारे रहन-सहन का स्तर बढ़ रहा है। हाल ही में अभी आपके सम्मुख संयुक्त समाजवादी दल के नेता ने बहुत जोरदार आवाज के साथ स्पष्ट शब्दों में उक्त दिन की घटना के लिए क्षमा याचना चाही। यद्यपि उस दिन का कार्य निश्चित रूप से बहुत ही गलत था। सदन के लिए यह अभूतपूर्व चीज़ है, जिसकी वस्तु स्थिति यह है कि उस समय सदन में जब अभिभाषण चल रहा था, ठीक उसी बीच एक माननीय सदस्य ने कागज जलाया था। उससे हम सब लोगों को बड़ी गहरी पीड़ा पहुंची थी, बड़ा आघात लगा। हम सब लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। मैं स्वीकार करता हूं कि यह कार्य बड़ा खराब और अशोभनीय था। इस सदन में कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन क्षमा याचना करना इससे बढ़कर दूसरा कार्य नहीं हो सकता। भूल होती है और उसे स्वीकार करना भले आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है। उसे स्वीकार करना अच्छे आदमी की खासियत होती है। मैं आपसे और यहाँ पर उपस्थित लोगों से, कांग्रेस दल के नेता से अनुरोध करूँगा कि अब सदन की औपचारिकता पूरी हो चुकी है। अब क्षमा याचना स्वीकृत कर लेना चाहिए। इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाए, यही उत्तम है। जैसा कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों से भली भांति पूर्व से ही परिचित हैं, उनका एक सिद्धांत तो यह है कि संविदा को बरकरार बनाए रखना समाजवादी दल के नेताओं को निरंतर समर्थन करने के लिए तैयार रखना है। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से यह बात पेश की है, उनकी तरफ से नहीं। उनका सिद्धांत भी आप जानते हैं और वह यह है कि वे अत्यंत गंभीर प्रकरण को भी बढ़ा चढ़ाकर उजागर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री जी के दोनों सिद्धांत और व्यवस्था के बावजूद भी इस सदन की स्वयं अपनी कुछ आंतरिक व्यवस्था है। मैं इसके संबंध में कुछ जिक्र कर रहा हूं कि यह सदन बहुत सक्षम है, बहुत सजग है। यदि सदन में घृणित अपराध होता है तो उसके लिए उसकी भत्सना कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत हैसियत से इस सदन में यह प्रस्तावित करता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं तीव्रतम शब्दों में उसकी भत्सना करें, जिससे अच्छी परंपराओं का निर्वहन निकट भविष्य में हो सके। विगत माह में जिस तारीख को 3 सदस्यों ने जो कार्य किया वह फिर से ना हो सके। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उन्होंने तो स्वयं ही कड़े वाक्यों में कह दिया कि यह निंदनीय कार्य था। सदन के अंदर कुछ विधायकों में विरोधाभास अथवा विशेषाधिकार भंग होता है। दोनों के संबंध में बड़ा अंतर होता है। गुजरे वक्त मुझे षड्यंत्र रचाकर फंसाया गया, मेरे ऊपर दबाव डाला गया था। महोदय, इनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मामला ज़्यादा गंभीर हो तो सदन के नेता का उत्तरदायित्व बनता है कि निष्पक्ष प्रणाली अपनाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्हें संसदीय परंपराओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपको सदस्य के आदत की जानकारी है कि वह असत्य बातें सभा में सभी के सामने निडर होकर करते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया था वह बिल्कुल सत्य नहीं था, बल्कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। मुझे मालूम है कि इससे सदन की मूल भावना को ठेस पहुंची है, आघात लगा है। अंत में मैं उसके लिए तीसरी बार क्षमा मांगता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि कदाचित इतिहास में आज यह पहला मौका और अवसर है जब शासकीय पक्ष के सदस्य ने माननीय राज्यपाल के भाषण में बाधा पहुंचाई और उनकी गरिमा का अपमान किया। विधानसभा की मर्यादा भंग की यह अच्छी बात नहीं हो सकती। सभापति जी, इसलिए मेरा सुझाव है कि सदन के नेता को उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन इस सदन में उपस्थित करना चाहिए। तो विधि मंत्री ने कहा कि अब यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकता। जिस वक्त घटना घटी थी जब हो सकता था और उसी समय आपको यह प्रश्न उठाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं आपकी बात का विरोध कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी जानते हैं कि अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।
चूँकि विरोधी पक्ष के लोग अपनी मर्यादाओं को समझते हैं, यदि उस समय विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठती तो अवश्य राज्यपाल महोदय का अपमान हुआ होता। अतः उस समय हमारा चुप रहना सबके लिए अच्छा था, लेकिन मैं विधि मंत्री जी के इस कथन से असहमत हूँ। उस स्थिति में एक हंगामा और पैदा हो जाता अगर हम आपत्ति करते। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए हमने मौन रखना पसंद किया और पहले से पहले अवसर पर जल्दी से जल्दी बोलने का मौका लिया, ताकि उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके। मेरे मत के मुताबिक सदन की मर्यादा भंग हुई है। इस कारण सदन के नेता का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस संबंध में उचित और आवश्यक कार्रवाई करें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। श्रीमान जी, अभी हाल ही में हमारे जो आदरणीय सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाकर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। स्टाफ दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 140 शब्द प्रति मिनट की। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।